स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। एंड अगर हम कोई दो प्लेन मिरर को कोई एंगल पे अरेंज करते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट by plane mirror। तो स्टूडेंट मैंने मान लो कि मेरे पास ये कोई एक प्लेन मिरर है। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है। मान लो इसके ऊपर कोई भी एक लाइट रे इंसिडेंट की, एक लाइट रे क्या करी, इंसिडेंट करी। इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो एक लाइट है वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। एक ने इंसिडेंट किया, एक ने क्या किया। और देखो ध्यान से, वो रिफ्लेक्ट हुई है ना, वो सेम मीडियम के अंदर हुई है। मान लो इधर एयर है तो वो एयर के अंदर ही जाएगी। तो ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन में दो तरह की रे होती है, एक होती है इंसिडेंट रे, एक होती है रिफ्लेक्टेड रे। अब जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इस प्लेन मिरर को टच किया, इस टाइप की है, उस पॉइंट पे हम एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। उस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया एन, इसे हम एन बोलते हैं। ये कोई अगर ए बी रे है और ये कोई बी सी रे है, ये पॉइंट क्या है, बी है। तो इसके अंदर जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ बनाएगी हमेशा एंगल आई, एंड द रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ हमेशा बनाएगी एंगल आर। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पता है तो आप इसमें केस में क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। एंड तीनों क्यों, ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। अभी हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई दो प्लेन मिरर है, जैसे मेरे पास एक ये प्लेन मिरर है, एक ये प्लेन मिरर है। मैंने कोई दो प्लेन मिरर्स को पॉलिश कर दिया एक साइड में से, दो प्लेन मिरर को कोई एंगल थीटा पे अरेंज किया हुआ है। जैसे आप देखते हो, आप कोई मतलब जैसे बार्बर की शॉप में जाते हो, कोई ब्यूटी पार्लर में जाते हो, तो वहां पे क्या है कि कॉर्नर में ऐसे मिरर लगे होते हैं, उसके अंदर आपकी इमेजेस बनती है। उसमें आपकी इमेजेस बहुत सारी बन सकती है। आप कोई मॉल में जाते हो, वहां पे लगे होते हैं। मिरर को ऐसे कुछ एंगल पे अरेंज किया होता है कोई कॉर्नर के अंदर। तो स्टूडेंट मान लो कि उसमें कुछ एंगल थीटा है, तो उसमें आपकी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। अगर हम कोई भी दो प्लेन मिरर को कोई एंगल पे अरेंज करें तो उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। तो हमें मतलब हम कोई कितना एंगल लें कि हमारे पास 10 इमेजेस बने, 11 बने, 12 बने, 7 बने, तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल मतलब चूज करना होता है कि हम कितने एंगल पर उन मिरर को अरेंज करेंगे। तो उसमें ना एक फार्मूला दिया गया है, एन मान लो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस। अगर हमने कोई भी दो प्लेन मिरर को अरेंज करना है तो आपको पता है टोटल एंगल कितना होता है, 360। 360 को आप डिवाइड कर दो थीटा से और -1 कर दो। 360 को आप थीटा से, जितना थीटा आपने लेट किया है, मान लो कि मैं आपने 45 किया है, 46 किया है, कितना मर्जी, डिवाइड कर दो, उसमें कर दो -1। अब -1 कब करना है, -1 तब करना है जब थीटा बाई 360 की वैल्यू है ना वो इवन हो। इवन मीन्स आप देख सकते हैं जैसे कि अगर मान लो मैं 360 गिरेगा, थीटा की वैल्यू मान लो कितनी है मेरे पास, 60 है, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। अब अगर थीटा बाई 360 बाई थीटा की वैल्यू अगर इवन आ रही है, क्या आ रही है, इवन आ रही है,
तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, थीटा बाय 360 बाय थीटा की वैल्यू कितनी, 6 माइनस 1 मीन्स हमारे पास अगर मैं दो प्लेन मिरर को 60 एंगल पे अरेंज करता हूं कोई कॉर्नर में, तो मेरे पास 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। अब अगर बात करें, अगर इसकी वैल्यू थीटा बाय अगर अगर थीटा बाय 360 की वैल्यू, अगर थीटा बाय 360 बाय अगर 360 बाय थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास ओड, अगर वैल्यू ओड आए, अगर ओड वैल्यू आए तो हमें इसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस से निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें एज इट इज उतनी ही लिखनी है जितनी आया है। मीन्स ये है फॉर्मूला, ये ओड के लिए है, अगर इसकी वैल्यू ओड आए तो एज इट इज रहने देना है, अगर इसकी वैल्यू इवन आए तो उसमें से -1 कर देना है, उतनी अपने पास इमेजेस बनेगी। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, थीटा की वैल्यू क्या होगा, मैंने जैसे 120 डिग्री लिया, तो मान लो इतना एंगल है दो मिरर के बीच में, तो देखो अगर पुट करूंगा 360 बाई 120 कितना है 3, मीन्स हमारे पास 3 इमेजेस बनेंगी अगर हम कोई दो प्लेन मिरर को 120 एंगल पर अरेंज करते हैं। तो ये कंसेप्ट था कि अगर हम कोई दो मिरर को कोई एंगल पे अरेंज करते हैं तो हमारे पास कितनी इमेजेस बनेगी। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन आ रही है, तो उसमें से -1 कर दो, उतनी आपके पास इमेजेस बनेगी। अगर ओड आ रही है तो उसको एज इट इज रहने दो, उतनी ही आपके पास क्या बनेगी, इमेजेस बनेगी। तो ये कंसेप्ट था प्लेन मिरर के अंदर। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर। क्या, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपने नाम पहली बार सुना होगा, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अभी जस्ट तो फिर अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर, हाउ विल यू फॉर्म स्फेरिकल मिरर, हम स्फेरिकल मिरर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम एक कोई स्फीयर कंसीडर करते हैं। मान लो कि मेरे पास ये स्फीयर है, बट आपको सर्कल लग रहा होगा। मान लो कि आपके पास एक बॉल है, कोई भी बॉल ले लीजिए, मान लो ये स्फीयर है, उस बॉल को आपने ऐसे क्या गोल कट करना है। जैसे मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं अभी, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो मान लो कि आपने कोई आपके पास बॉल है, उसको आपने ना मतलब जैसे कि एक साइड से कट कर देना है। जैसे मान लो कि पूरी एकदम गोल स्फीयर बॉल है, इसको मैं एक साइड से कट कर देता हूँ, कट कर दिया। अब कट करने के बाद अगर ध्यान से सुनना, मैंने एक पीस कट कर लिया, मैंने कलेक्ट करके अलग लिख लिया, ऐसे ये लिख लिया। ध्यान से सुनना, इस पीस को मैंने इस स्फीयर में से, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं कि मैं एक स्फीयर पार्ट लूंगा, पूरा एक गोल स्फीयर लूंगा, उसमें से एक पार्ट को कट करूंगा, उस कट के पार्ट को साइड में रखूंगा। अगर मैं उस पार्ट के इनसाइड, देखो ध्यान से, इनसाइड, ये क्या है इसकी इनसाइड, ये क्या उसकी आउटसाइड, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। अगर मैं इनसाइड पॉलिश कर दूं, इनसाइड मैंने क्या कर दिया, मैंने उस कट किए हुए पार्ट के इनसाइड पॉलिश कर दिया। अब इस साइड अगर मैंने पॉलिश किया है तो यहाँ से रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होगी। मान लो कोई भी रे आई, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इधर चली जाएगी। ध्यान से सुनना, कोई भी रे आएगी, यहाँ पे टकराएगी, वो इधर चली जाएगी, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब याद रखना, जिसके इनसाइड क्या हो रिफ्लेक्शन, आउटसाइड उसकी क्या हो शाइनिंग हो। इनसाइड पॉलिश की हो और आउटसाइड क्या हो रिफ्लेक्टिंग हो। इस तरह का जो हमारा मिरर बनता है उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसके इनसाइड पॉलिश की हो आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
अब मान लो कि आप में से कोई हरीश नाम का स्टूडेंट है, उसने क्या किया, आउटसाइड, उस सरफेस के आउटसाइड पॉलिश कर दी, तो फिर इनसाइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग। अगर इनसाइड रिफ्लेक्टिंग है, कोई भी रे आएगी यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। इस तरह का जो मिरर बनता है उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्यों, क्योंकि ये केव की तरह है, ऐसे केव की तरह, गुफा की तरह बनता है ये, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक स्फीयर लूंगा, उसमें से एक पार्ट कट करूंगा, अब उसको मैं दो साइड से पॉलिश कर सकता हूँ, इनसाइड एंड आउटसाइड से। अगर मैं इनसाइड से पॉलिश करता हूँ तो मेरे पास कन्वेक्स मिरर बनेगा, अगर मैं आउटसाइड से पॉलिश करता हूँ तो मेरे पास कनकेव मिरर बनेगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब इन जो मिरर बना है हमने उसकी फोकल लेंथ के बारे में पढ़ना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, पोल भी होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर क्या होता है, स्टूडेंट ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया था, मैंने कोई भी एक पार्ट, एक स्फीयर, ये स्फीयर है, उसका एक पार्ट कट किया था, मान लो ये पार्ट कट करके मैंने यहाँ पे रख लिया। अब ये पार्ट है, ये पार्ट है किसका, इस स्फीयर का, ये बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सी पॉइंट होता है ना, मीन्स जो स्फीयर का सेंटर होता है, जो मान लो मैंने ये भी लाइन ड्रॉ करी, जैसे इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब जो हमारे पास, अब इसमें क्या है, मिरर, अब मिरर का सेंटर, इस मिरर का सेंटर क्या है, अब ये है पार्ट किसका है, इस स्फीयर का, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी मिरर का, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर विच ऑफ द मिरर इज फॉर्म्ड। मतलब जो इसका जो सेंटर होगा, मान लो सी है, इसका सेंटर वो होगा जो कि हमारे स्फीयर का सेंटर था जिससे हमारा मिरर बना था। इसका सेंटर क्या होगा, इस मिरर का सेंटर क्या है, इस स्फीयर का सेंटर, और ये स्फीयर है और ये मिरर किससे बना है, इस स्फीयर से। तो जो मिरर का, जो स्फीयर का सेंटर है वही मिरर का सेंटर होगा, समझे स्टूडेंट्स। जो स्फीयर का सेंटर है वो ही हमारे पास क्या होगा, मिरर का सेंटर। अब मिरर दोनों भी हो सकते हैं, हमारे पास कन्वेक्स भी और कनकेव भी। अब मान लो ये अगर मेरे पास क्या है, कनकेव है, तो कनकेव का सेंटर कौन सी साइड होगा, केव की साइड, जहां पे रिफ्लेक्टिंग टाइप है वहां पे क्या होगा, कनकेव का सेंटर होगा। कनकेव का सेंटर कौन सी साइड होगा, जहां पे रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस है। और अगर कन्वेक्स की बात करें, मान लो ये मेरे पास कन्वेक्स है ऐसे, तो कन्वेक्स का क्या पे हो गया, हम हमेशा याद रखना कि मतलब जैसे ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स का जस्ट ऑपोजिट होगा, कन्वेक्स का सेंटर होगा जहाँ पे क्या है, पॉलिश की हुई साइड है, तो इस कन्वेक्स का जो सेंटर है जहाँ पे होगा वहां पे पॉलिश की हुई साइड होगा। कन्वेक्स का सेंटर वहां पे होगा जहाँ पे की पॉलिश की होगी, उस साइड में होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो कनकेव का हमारे पास सेंटर होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस के टुवर्ड्स, और जो कन्वेक्स मिरर है उसमें होगा पॉलिश की हुई सभी नॉन रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस के टुवर्ड्स। होगा आपको ये समझ आ गया होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो ये कर्वेचर है, कोई सरफेस है, इसका रेडियस क्या होगा, जो हमारे स्फीयर का रेडियस था। अब मान लो कि मैंने इस जो स्फीयर कंसीडर किया उसका रेडियस r है, तो इस मिरर का रेडियस भी तो क्या होगा, फिर ये r ही होगा ना।
इस कर्वेचर का जो रेडियस है वो r होगा और इस कर्वेचर का भी रेडियस क्या होगा, r होगा। तो इसे हम बोलते हैं, जहाँ पे मान लो अगर पॉइंट P लिया आपने, ये पॉइंट भी P लिया है, तो आपके पास PC = r होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फीयर से हमने मिरर बनाया है, जिस स्फीयर से हमने ये मिरर बनाया है, उस स्फीयर का जो रेडियस है वही मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से हमने मिरर बनाया है, जो स्फीयर का रेडियस मान लो अगर r है, तो हमारे पास जो मिरर बनेंगे उनसे, उसका भी रेडियस r ही होगा। क्योंकि देखो अगर आप इस कर्वेचर को पूरा एक्सपेंड करेंगे ऐसे, तो इसका जो सेंटर है मान लो ये है, तो अगर इसका रेडियस r है तो पूरे स्फीयर का रेडियस ही तो r ही होगा ना। फिर अगर मैंने यहाँ से कट किया तो इसका रेडियस ये था, इसको एक्सपैंड करूंगा तो पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। तो अगर स्फीयर बनेगा तो इसका भी रेडियस क्या होगा, r होगा, जो रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। तो स्टूडेंट अभी हम बात करेंगे अपर्चर के बारे में, कि कोई भी मिरर है उसका अपर्चर से समझते हो, जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी जैसे चाइना डिश होती है, जैसे आपके पास कोई भी घर पे कोई बर्तन होता है जो मतलब ज्यादा एकदम स्फीयर नहीं होता, प्रॉपर थोड़ा कम होता है, उसकी लेंथ स्फीयर से कम होती है। जैसे ये है, ऐसे करके कोई बर्तन है, जैसे ध्यान से सुना, इधर से ये ओपन है, ये जैसे बर्तन है, इस तरह से होता है। पर ये थोड़ा ना मतलब स्ट्रेट सा ही लगता है हमें अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि जनरल लाइफ में जो हम मिरर यूज करते हैं ना, आप मतलब प्रैक्टिकल में यूज करें, वो वजह ऐसे होते हैं। ऐसे मैंने स्फीयर कट किया है कि मान लो ये प्रॉपर है, ऐसे एक प्रॉपर इसका कर्व बनता है, जैसे सर्कल सा बनता है सामने से, ऐसे सर्कल बनेगा सामने से, हमें लगेगा पूरा एक सर्कल दिख रहा है हमें पीछे, उसके ऊपर एक गोली सी बन जाएगी, उसे हम बोलते हैं मिरर बोलते हैं उसे। अब ध्यान से सुनना, जो इसका ये स्फीयर का पार्ट होता है ना, ये वाला, ये जितना भी पार्ट होता है, ये इसे हम बोलते हैं अपर्चर। ये अपर्चर होता है कोई भी मिरर का, जो ये हाइट होता है ना ये वाला, ऐसे मतलब कितने की लाइट इसके अंदर आ सकती है। जैसे कनकेव मिरर है, तो ध्यान से सुना, जितना बड़ा कनकेव मिरर होगा, जैसे मान लो कि आपके पास इतना बड़ा कनकेव मिरर है, तो उसके अंदर जितनी ज्यादा लाइट आ सकती है, कहाँ से आएगी, उसके जो अवेलेबल रिफ्लेक्टिंग, इस मान लो ये कनकेव मिरर ही है, इसके अंदर अगर ये मिरर, ये इसका पूरा क्या है अपर्चर, जो इसका पैरामीटर होता है ना, ये पूरा एरिया, इसे हम अपर्चर बोलते हैं। ये पूरी जो लेंथ है ऐसे पैरामीटर वाली, इसे अपर्चर बोलते हैं। जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट इसके अंदर जाएगी, जितना कम अपर्चर होगा उतनी कम लाइट इसके अंदर जाएगी। होना स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट अपर्चर का खेल। तो स्टूडेंट एक बात और, जो हमारे मिरर में से, जैसे मैंने ये लाइन पास की है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि जो ये लाइन है यही हमें बताती है कि मिरर का सेंटर क्या है, उसका रेडियस क्या है, और इसमें एक पॉइंट हम यहाँ से मैंने P लिया था, इसे हम बोलते हैं पोल। जो ये लाइन है ये डिसाइड करती है कि मिरर का सेंटर कहाँ पे होगा, उसका रेडियस कितना है, और उसका एक पोल पॉइंट कितना है। तो स्टूडेंट ये था स्फेरिकल मिरर का लेक्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यू कार्टेशियन रूल्स, कि हमने रूल, अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, लेफ्ट साइड रखना है मिरर के या राइट साइड रखना है, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट की हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अबव मेजर करनी है, इसके बिलो मेजर करनी है, तो हम क्या साइन यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।